हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। आपको पता है कि मेंस एकदम सामने आ चुका है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आपके पास किताबें पढ़ने का, फिर से रिसर्च करने का, हर चीज़ को घूम घूम करके यहाँ से पढ़ ले वहाँ से पढ़ ले, इस चीज़ का टाइम नहीं है। इसी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो है सिलेबस। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू पे हमको फोकस करना है। मैंने आपको हर एक लेक्चर में ये बताया कि सारा कहानी कहाँ पर है, पीवाईक्यूज में। चलो, क्योंकि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और सिलेबस में जो शब्द मेंशन है उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये भी नहीं कि छुपे हुए शब्द से या अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, जो सिलेबस में शब्द लिखा हुआ उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। और टाइम आपके पास कम है, चूंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता तो आप पूरी किताबें पढ़िए, पूरा एनसीईआरटी पढ़िए, पूरी आप रेफरेंस बुक ले आके 500 पेज की पढ़िए, 400 पेज की ज्योग्राफी की बुक, 500 पेज की हिस्ट्री की बुक, 1000 पेज की साइंस की बुक पढ़िए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सबके लिए पढ़ते जाइए। आपके पास टाइम होता तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, लेकिन गिवन दैट कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इस समय टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसके लिए आपकी टाइम की कमी को देखते हुए एक हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक अल्टीमेट सिस्टम कोर्स है। उसमें क्या करेंगे, हम कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन करवाएंगे। उसमें आपको कंप्लीट होलिस्टिक एक हम प्रिपरेशन देंगे, आपके पीवाईक्यूज का आंसर राइटिंग करवाएंगे, साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, देखिए, पीवाईक्यूज फोकस वीडियो लेसन मिलेंगे, 16 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 जो होंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये 16 टेस्ट कर लिया, कहानी खत्म है। कहीं से भी आपने नकल करके, देख करके, कैसे भी करके इन 16 टेस्ट को आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यकीन मानिए हर एक सिंगल पेपर में आप 30 से 40 नंबर बढ़ाने जा रहे हैं। हर एक सिंगल पेपर में 30 से 40 नंबर बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर 6 पेपर है तो आप समझ के चलिए 200 नंबर का आपके पास एक सफिशियंट एज है। इससे न केवल आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा बल्कि ओवरऑल जो सिलेक्शन है उसमें आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी, जिसमें एसडीएम वगैरह आपको पोस्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट बुकलेट सिस्टम है जो कि बाइलिंगुअल होगा। उस बुकलेट सिस्टम में क्या होगा, मेंस पीवाईक्यू के बुकलेट होंगे जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कोई नो नॉनसेंस नोट्स जिसको बोलते हैं वो मिलेंगे। आपको उनको रट कर जाना है और जा करके सीधा प्रोड्यूस कर देना। आपको पता है ना, चीजें आपको बहुत आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, नहीं आती हैं। अच्छा, कभी कभी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आते हुए हमको नहीं लिख पाते हैं। हमें आ रही है, हमने पढ़ रखा, लेकिन हम वहां जाके प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इतना ज्यादा मगअप हो चुका है दिमाग में कि ये लिखें या ये छोड़ें, ये छोड़ें या ये लिखें। ये कंफ्यूजन में क्या होता है कि हम जहां 7 मिनट 10 मिनट लगना चाहिए उस क्वेश्चन में हम 15 मिनट लगा देते हैं, तो हमको लास्ट में जाके 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें चीजें रट करके, हमें चीजें रिवाइज करके, हमें चीजें एकदम हार्ड कोर प्रैक्टिस करके, हमें 16 टेस्ट देने हैं तो देने हैं। और 17वां टेस्ट हमें ऐसे मान के देना है, जैसे आप लगातार आपने 16 टेस्ट दिए, लगातार आपने क्या किए, 16 टेस्ट दिए, तो आप मान के चलिए जो 17वां टेस्ट है वो एग्जाम में है, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी, सीधा आपको स्ट्रक्चर नहीं सोचना पड़ेगा। आपको क्या लिख दूं यार, क्या ना छोड़ दूं, कंक्लूजन कैसे लिख दूं, इंट्रो कैसे लिखूं, फ्लो चार्ट कैसे बनाऊं, ये सब आपको आते हुए भी आप नहीं लिख पाएंगे अगर ये टेस्ट नहीं देकर जाएंगे। तो हमने टेस्ट ऐसा डिजाइन किया इजी। सबसे जरूरी है कि हीरो बनने के चक्कर में हमने टेस्ट को टफ नहीं बनाया, हमने इजी, एकदम आसान चीजें, जैसे क्लास 6, 7, 8 में होता है ना, प्रिडिक्टेबल होता है कि यही मैम क्या करती है, क्वेश्चन पे आके टिक कर जाती है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे 100 क्वेश्चन मैम ने करवाए और उन्हें 40 क्वेश्चन पे टिक कर दी, उन 40 में से 20 क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। तो यही हमने भी किया कि 40 में से हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 से जो है 20 क्वेश्चन पेपर में आ ही जाए। सिंपल, जितना आप सिंपल आंसर, जितना आप छोटे बच्चों जैसा आंसर लिखेंगे उतना ही आसान होगा। क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर बायो पढ़ा होगा हाई लेवल पे तो फिजिक्स नहीं पढ़ोगी, फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने जाके एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो आपने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा लेवल आपका किस लेवल का होना चाहिए, 8th लेवल का। अगर आपने हिस्ट्री से बीए एमए कर रखा है तो ऑब्वियसली आपको बायोलॉजी का तो नहीं पता होगा ना, तो कैसे लिख पाएंगे। तो इस हिसाब से हमें सिंपल वे में जो 8th 9th 10th, हद से हद 11th 12th में जो चीजें होती हैं वो लिख कर आनी है। ठीक, बच्चों जैसे जीके जैसी जनरल अवेयरनेस की चीजें हमको लिख कर आनी है। उसी बेसिस पर हमने ये टेस्ट डिजाइन किया है, उसी बेसिस पर हमने पीवाईक्यू फोकस लेसन भी डिसाइड किया। चूंकि देखिए 2 ही 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, सब टीचरों को सब चीज में एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सभी टीचर ने सब चीज पढ़ाई कर रखी है, लेकिन वो एग्जाम तो निकाल रखे हैं। इसलिए निकाल रखे हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा लेकिन सटीक नॉलेज हर एक विषय का है। गहराई का नॉलेज नहीं चाहिए हमें, हमें सटीक नॉलेज चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए, लेकिन एक तरीके का एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए। सुपरफिशियल चाहिए, आपको विटामिन पता होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि विटामिन का केमिस्ट्री पता हो, पूरी विटामिन की फार्माकोलॉजी कैसे होती है ये सब नहीं पता हो। विटामिन के नाम पता हो, विटामिन की कमी से रोग कौन से होते हैं, विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो कि 6 के क्लास की किताब में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो लिख कर दिया हुआ, वही हमको जाकर के प्रोड्यूस कराना। तो और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है तो ऑब्वियसली आप एक आपका एक आईक्यू लेवल, आपका एक स्टैंडर्ड
औरों से ज़्यादा ही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप खुद से 32 नंबर के क्वेश्चन में 10 से 15 नंबर आप खुद ही पा सकते हैं। हमारा क्या काम है, हमारा जहां आप 10 से 15 नंबर पा रहे हैं वहां हम आपको 20 से 22 नंबर दिला दें, पर क्वेश्चन में 5 से 7 नंबर आपका बढ़ा दें, तो 6 से 7 क्वेश्चन में आपके 40-50 नंबर बढ़ सकते हैं पर पेपर में। इस हिसाब से आप 200 से 300 नंबर बढ़ा सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी जो जिसने प्रीलिम्स कर रखा है वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का लिख पा रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जो लोग 10 से 12 नंबर का खुद से लिख ले जा रहे हैं मेहनत करके और चाह रहे हैं कि बढ़ा ले जाएं, मोस्टली उनके लिए, हालांकि ये सबके लिए यूजफुल है, लेकिन जो लोग 10 से 12 नंबर 12 से 15 नंबर खुद से पा सकते हैं उनके लिए तो ये जादुई चीज है। समझिए आप हर क्वेश्चन में 15 नंबर 12 नंबर पा रहे हैं, उसकी जगह पे आपको हर क्वेश्चन में 18 नंबर 20 नंबर 22 नंबर मिलने लगे, तो ऑन एन एवरेज 5 नंबर का पर क्वेश्चन में जो बढ़ोतरी हो जाएगा, तो 200 से 250 नंबर आपका पर पेपर में बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से सारा कोर्स डिजाइन किया है। ऑब्वियसली प्राइस है इसका 60% प्राइस है, लिमिटेड टाइम ऑफर है 3999 का, और एक्चुअल प्राइस इसका 9999 रुपीज का, 60% ऑफ है। ये सब कहना पड़ता है। आप जाइए थोड़ा सा पैसा लास्ट में खर्च करने की कोशिश कीजिए, रिस्क लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स नहीं परचेस करना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम है। अगर आप सिर्फ बुकलेट परचेस करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको अगर सिर्फ कंप्लीट बुकलेट सिस्टम चाहिए, उसके लिए भी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे ऐप पर जाना होगा, सिलेक्ट सिविल्स के ऐप पर जाइए, ठीक, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा सिलेक्ट सिविल्स, ठीक। तो ये आपको ऐप मिलेगा, जाइए वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। इस चैनल पर अब क्या कर रहे हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसी ऑर्डर में हम पेपर 6 के लिए पेपर में पढ़ ले लूं। पेपर है 6, पेपर 6, इसमें 3 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। ये 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन हम ए सेक्शन कर रहे हैं, जिसमें है ना फिजिकल साइंस। ओके, ये फिजिकल साइंस हम कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स कर रहे हैं। बेसिकली फिजिक्स है, ये लाइफ साइंसेज है यानी कि बायोलॉजी है। सी से आपका एग्रीकल्चर है, डी जो है आपका इन्वायरमेंट है, और ई है आपका टेक्नोलॉजी है। ये करंट से रिलेटेड है। ई में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। ए में आपको फिजिक्स पूछा जा रहा है, बी में बायोलॉजी पूछा जा रहा है, सी में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, झारखंड के एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, डी में आपको इन्वायरमेंट पूछा जा रहा है, और ई में पूछा जा रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो उसी ऑर्डर में हम सेक्शन ए कर रहे हैं, फिजिकल साइंस। उसी का एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि सिलेबस है आपका लिमिटेड, सिलेबस वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि जो शब्द अगर सिलेबस में लिखा है वही शब्द उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बड़ा ही जनरल सिलेबस नहीं है कि मेंशन कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। साउंड है, अगर साउंड के बारे में लिखा है तो साउंड कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसने मेंशन कर रखा है कि कौन से, कई सारे टाइप्स में वो कौन सा पूछेगा, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इन 2 साउंड के अलावा वो कोई साउंड नहीं पूछ रहा। जैसे हाइपरसोनिक होता है, वो उसके बारे में नहीं पूछेगा। यानी सिलेबस आपका वेल डिफाइंड सिलेबस है। और क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं आपको बताया हूँ, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे 2016 में हो चुका है पेपर, 17 में हो चुका है पेपर, 21 में हो चुका है पेपर, और 24 में हो चुका है। हर साल फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक करना होता है आपको। यहाँ भी 2 क्वेश्चन आए, एक करना है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन आए, एक करना। और यहाँ भी 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए, एक करना है। यानी कि कुल मिला के अब तक 8 क्वेश्चन आ चुके हैं फिजिक्स में। उसमें से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सिर्फ 3 बार क्वेश्चन है जो रिपीट नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जैसे कि ये जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस बार आपसे रिपीट कर दे। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है रिपीट कर दे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अच्छा, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। पीवाईक्यूज को बेस बना के हम सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो पीवाईक्यूज को बेस बनाते हुए हम सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर सिलेबस पे आपको ले चलता हूँ कि सिलेबस में है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? डिफाइन एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट? राइट द एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या एसआई सिस्टम। इकाई से आप क्या समझते हैं, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ। इकाई की एमकेएस, सीजीएस और एसआई प्रणालियों को परिभाषित करें। एक मानक इकाई की क्या विशेषताएं होती हैं, और एसआई प्रणाली के लाभ लिखिए। यानी कि ये कई सारे पार्ट्स में क्वेश्चन है। 32 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन है 500 से 600 वर्ड में इसकी आंसरिंग करनी है। ठीक, कई सारे पार्ट हैं तो कुछ पार्ट लिख देंगे, कुछ नंबर, कुछ पार्ट। जैसे आपने लिख दिया व्हाट डू मीन बाय यूनिट, 2 नंबर। डिफाइन एमकेएस, सीजीएस,
4 नंबर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, 4 नंबर पूरा। वो राइट द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, मान लिया आपको 10 नंबर। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 32 में से आप 20 से 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक से लिखा हुआ है तो। अब जरा एक बार सिलेबस में लेके चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन ध्यान रखिए, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम को बताइए। और ठीक एग्जैक्टली लिखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई। एमकेएस पूछा है, सीजीएस पूछा है, एसआई पूछा है सिलेबस में, और यही डिट्टो पूछ दिया है क्वेश्चन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सिलेबस जो है वेल डिफाइंड। तो पहले हम समझेंगे यूनिट्स क्या होती हैं, एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एसआई क्या है, फिर उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक, आंसर राइटिंग भी बताऊंगा मैं आपको, फिर साथ ही साथ मैंने लास्ट में मॉडल आंसर लिख दिया। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में मॉडल आंसर भी दे रखे हैं। ठीक, हिंदी ये इंग्लिश में है, ये और यहाँ से आपको हिंदी में मॉडल आंसर मिल रहा है। ठीक, तो पहले हम समझेंगे, फिर हम आंसर करेंगे, फिर आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सारी चीजें ओके। Now let us proceed. Now let us go back to the question. Question क्या कह रहा है? What do you mean by unit? Define MKS, CGS and SI system of units. What are the characteristics of standard unit? Write the advantages of the SI system. इतने पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। ठीक, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये टॉपिक जो है फिजिक्स का, PHY SICS। ठीक, टॉपिक क्या है? यूनिट के बारे में। थोड़ा सा हम फिजिक्स में देखते हैं कि होता क्या है। फिजिक्स में हम नेचर और नेचर में जो होने वाली फिनोमिना है, जिनको हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, फिनोमिना नेचुरल ही है, अंत वहां से आके कौन कैसे काम कर रहा है, कोई बॉल नीचे गिर रही है, कैसे गिर रही है, किसी चीज की स्पीड मेजर करनी है, किसी तार में टेंशन है मेजर करना है, बिजली क्यों कड़कती है, ये सब क्या है? ये सब नेचर से रिलेटेड, और नेचर से रिलेटेड क्या होने वाली है? फिनोमिना। फिजिक्स और बाकी सब सब्जेक्ट्स में ये अंतर है कि हम इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट, ठीक, प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिसकी हम रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं। एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, उसी स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। सपोज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करते हैं इस हाइट से एक, ये कोई छत है, और इससे इस हाइट पर, एच ऊंचाई पर, सपोज करते हैं 10 मीटर की ऊंचाई पर एक बॉल गिराई जा रही है, और इस बॉल को गिराया गया, और यहाँ से गिरने का टाइम नोट करना है। ठीक, समझ रहे क्या करना है? यहाँ से ये बॉल लुढ़काई गई और गिरने का टाइम नोट करना है। तो अब कितना टाइम लगा, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? ये नेचुरल फिनोमिना है ना, क्या है? नेचुरल, नेचर में फिनोमिना हो रहा है। नेचर में क्या होता है? चीजें ऊपर जाके गिरती हैं तो नीचे आती हैं, और टाइम लगता है। तो हम देख रहे हैं कितना टाइम लगता है, तो उसको क्या क्या चाहिए? हमको मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। सबसे पहले तो आपने कैसे मेजर किया कि ये 10 मीटर का, 10 मीटर का है, आपने कैसे मेजर किया? ये बॉल मान लिया 100 ग्राम की है, इसका मास आपने कैसे मेजर किया? और टाइम मान लिया आपको गिरने में 5 सेकंड लगा, तो गिरने में कितना सेकंड लगा? यहाँ लिख देता, गिरने में मान लिया 5 सेकंड लगा। तो आपने इस पूरे घटना को ठीक से नापने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो बॉल का मास चाहिए, बॉल का क्या चाहिए? मास। आपने मेजर किया 100 ग्राम। एक आपको चाहिए हाइट चाहिए, छत की हाइट चाहिए। हाइट कितना है? 10 मीटर है। ओके, मैं समझाने की कोशिश, और आपने टाइम निकाला अपनी घड़ी से, जैसे ही यहाँ छोड़ा वैसे घड़ी को ऑन किया, और जैसे ही यहाँ बॉल पहुंच गई आपने घड़ी बंद कर दी, तो आपने देखा 5 सेकंड लगा। तो आप कह रहे हैं कि 100 ग्राम की बॉल 10 मीटर से अगर गिरती है तो 5 सेकंड का टाइम लगता है। अब मान लिया आप दिल्ली में हैं, ठीक, अब आपका कोई दोस्त जमशेदपुर में वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि सच में है। ठीक, तो वो अब लाता है अपने लिए 100 ग्राम की बॉल, और 10 मीटर की हाइट का एक छत लेता है, और उसके बाद से एक घड़ी लेता है। घड़ी लेता है और वो घड़ी चलती है, ठीक, जैसे घड़ी होती है वैसे लेती है, और वो मेजर करता है। तो कैसे श्योर है कि वो तो जमशेदपुर में है, ठीक, और आप दिल्ली में हैं, तो कैसे पता कि उसका 10 मीटर उतना ही है जितना आपका 10 मीटर है, या उसका 100 ग्राम का मतलब उतना ही होता है जितना आपका है, या टाइम 5 सेकंड उसकी घड़ी उतनी ही तेज टिक करती है जितनी आपकी टिक करती है? अब मान लिया इसका 100 ग्राम कुछ और होता, इसका 10 मीटर कुछ और होता, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट रिपीट हो पाता? सच्चाई तो एक ही है, सच्चाई तो बॉल को गिरने में फिक्स टाइम लग रहा है दोनों जगह। दोनों जगह बॉल कितने टाइम पे, उसी टाइम पे गिर रही होगी, क्योंकि फिजिक्स तो बदल नहीं रही है जगह। अब अगर गड़बड़ हो जाएगा, आपने अगर स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट बदल दी, यानी कि ग्राम को आप कह रहे हैं कि आपका दोस्त इतने बड़े को 1 ग्राम कह रहा है, तो इसका 10 गुना ले लेंगे। मान लिया आपका दोस्त कह रहा है कि ये 1 ग्राम इतना बड़ा है, तो अगर इसका 10 पार्ट, 10 हिस्से, 10 बार ऐसे ले ले तो 10 ग्राम हो जाएगा, 100 बार ले ले तो 100 ग्राम हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 ग्राम इतना बड़ा हो,
तो दोनों लोग अलग अलग उस पर पहुंच गए ना, यूनिट पर। एक का पता होता है, एक यूनिट का पता होगा तो आप कितने का भी पता कर लेंगे। 1 ग्राम पता है तो आप 100 ग्राम निकाल लेंगे। 1 ग्राम पता है आपको तो 1 किलो निकाल लेंगे। 1 ग्राम पता है आपको 1 क्विंटल निकाल लेंगे। 1 ग्राम पता है तो पूरे पृथ्वी का भार निकाल लेंगे आप। समझ रहे हैं, पूरे अर्थ का मास निकाल लेंगे। 1 ग्राम पता है अगर आपको तो 10 की घात -10 ग्राम का भी पता कर लेंगे। लेकिन 1 ग्राम कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे सब लोग एग्री करें कि ठीक है 1 ग्राम इतना है। ये एग्रीमेंट करने के लिए, ये बैठाने के लिए बैठे साइंटिस्ट और सबने माना कि इस पर्टिकुलर चीज को हम 1 ग्राम मानेंगे और उसी को दोहराते चलेंगे। उसी के कई सारे क्या बना लिए, रेप्लिका बना लिए। जैसे मान लिया कि 1 ग्राम के ये सिक्का है, 1 ग्राम का है, तो ये इसके हजारों हजार सिक्के बना दिए गए और सबको दे दिया गया और सब लोग अपने अपने सिक्के बना लिए। इसी तरीके से इसी सिक्के के 100 इसी 100 सिक्कों को लेकर के 100 ग्राम बना लिया गया। इसी सिक्के के 1000 लेकर के, समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबने कह दिया, कहीं पर लोग बैठे इकट्ठा हुए और सहमति बनी कि इतनी लंबी चीज को हम 1 मीटर कहेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सब लोग स्टैंडर्ड इस पे एग्री हो गए, इतनी लंबी चीज को हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। तो इसका अगर 5 कर लें तो 5 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से एक ये ऐसी स्किल सबके पास पहुंच गई। उसी तरीके से इतने सेकंड, इतने टिक को, इतने टाइम बीतने को हम 1 सेकंड कहेंगे। सब लोग एग्री हुए तो इसके 5 गुने टाइम बीतने को 5 सेकंड कहेंगे। ठीक, इसके 300 गुने टाइम को बीतने को हम 5 मिनट कहेंगे। समझ रहे हैं चीजें। तो ये जो चीजें होती हैं इन्हीं को यूनिट बोलते हैं। किसी चीज के मेजरमेंट के लिए, किसी चीज के मेजरमेंट के लिए हमको एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। कई टाइप के यूनिट होते हैं। अब मान लिया कि कोई दूरी मीटर में मेजर कर रहा है। किसमें मेजर कर रहा है, दूरी मीटर में मेजर कर रहा है। तो कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मिलीमीटर में मेजर कर रहा है। तो कोई किलोग्राम केजी में मेजर कर रहा है, कोई ग्राम में मेजर कर रहा है। टाइम कोई सेकंड में मेजर कर रहा है। टाइम लगभग सभी लोग सेकंड में ही मेजर करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, ग्राम में अंतर होता रहता है। उस हिसाब से यूनिट की कई सारी क्या है, एक तरीके का ग्रुपिंग्स है। तो जैसे एक ग्रुपिंग है जिसमें बोलते हैं एमकेएस ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। एक ग्रुपिंग है सीजीएस ग्रुपिंग है। एक ग्रुपिंग है जो सब एग्री करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो एमकेएस में हम मीटर में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, एमकेएस में क्या करते हैं, एमकेएस में डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और मास को, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यही एम, यही के और यही सेकंड मिलके क्या बनाते हैं, एमकेएस सिस्टम बनाते हैं। ओके। उसी तरीके से कि एक सिस्टम है सीजीएस। ये ब्रिटेन के इंजीनियर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और ये ब्रिटेन के इंजीनियर, और मेनली ये कोई अगर आप हाई लेवल की फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में ही शुरू हुआ, जिसको थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, ये उसमें किया है। अभी वैसे इंजीनियरिंग में इसका यूज बंद हो गया है। पहले इसका यूज इंजीनियरिंग में भी होता था, थ्योरेटिकल फिजिक्स में होता था। अब इसका यूज इंजीनियरिंग में बंद हो गया, फिर फिजिक्स में इसका यूज होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स में रेंज होती है कि आप थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़ते हैं, जो चीज़ें दुनिया में नहीं है उनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो इस पृथ्वी से बाहर है उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग में लिमिटेड चीज़ों को पढ़ा जाता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको पढ़ा जाता है। फिजिक्स में सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, तो इसलिए अभी इसका यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में। तो इसी का सी, इसी का जी, इसी का जी और इसी का एस मिलाकर क्या बनता है, सीजीएस। तो इस सब में कंफ्यूजन था, कन्वर्जन करने में कंफ्यूजन होता था, अलग लोग अलग अलग जगह बैठते थे। तो फ्रांस में लोग बैठे एक बार, फ्रांस में, ठीक, और उन्होंने डिसाइड किया कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहले तो ये डिसाइडेड था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में। फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में डिराइव होती है। तो इन सातों की एक यूनिट दे दी गई। फिर देखेंगे वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं जिनसे सब कुछ डिराइव होता है। तो इन्हीं सातों की यूनिट दे दी गई, परिभाषित कर दिया गया। इसी को बोलते हैं एसआई,
सिस्टम। इन्हीं तीनों को हमको देखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना, ओके, इतना ही जानना होता है। What do you mean by unit? Defined MKS, CGS and SI system of unit. What are the characteristic of standard unit? Standard unit कब हम कहेंगे कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और आपसे पूछ रहा है एडवांटेजेस क्या है SI सिस्टम का। इस समय पूरी दुनिया में SI सिस्टम ही यूज किया जाता है, तो पूछ रहा है क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से SI सिस्टम को इस समय पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा भी और देखते हैं, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हुआ, आप वो एक्सपेरिमेंट देखा ना आपने, एक दिल्ली में हो रहा है, एक जमशेदपुर। ठीक, तो दोनों को एग्री करना पड़ेगा कि 100 ग्राम, इसका 100 ग्राम और इसका 100 ग्राम बराबर, इसका 5 मीटर और इसका 5 मीटर क्या है, और इसका 5 सेकंड और इसका 5 सेकंड बराबर है। ये तभी हो पाया जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है, तभी तो हम एग्री हो पाए। जब जमशेदपुर वाले लड़के ने कहा कि भाई मेरा 100 ग्राम का था, मेरा 100 ग्राम का था, तो दोनों को डाउट नहीं हुआ कि अरे इसका 100 ग्राम कहीं ज़्यादा तो नहीं, इसका 100 ग्राम कहीं कम तो नहीं। या उसने कहा 5 मीटर, तो ये तो नहीं समझ रहा है कि ये वाला कि 5 मीटर कहीं इसका छत ऊंचा है। जब 5 सेकंड इसका हुआ तो और 5 सेकंड इसका हुआ, तो दोनों लोग एग्री कर रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम बीता है। क्यों? क्योंकि दोनों को विश्वास है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया गया, इसीलिए हमको रिजल्ट सेम मिल रहा है। ओके, तो फिजिक्स में नेचुरल और नेचुरल फिनोमेना का मेजरमेंट किया है। तो अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मेजर, तो दो चीजें चाहिए होती है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम सपोज करते हैं एन से लिखते हैं, इससे एन से, और दूसरी होती है यूनिट। ये दोनों चीजें रहेंगी तो आप मेजरमेंट कर पाएंगे। एन इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब है और यूनिट मतलब। तो जैसे मैं कहूँ कि किसी रॉड की लेंथ LENGTH 20 है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या है 20 है, क्या है भैया। आप, मैं कहूँ कि 20 लेंथ की एक रॉड लेकर आओ, तो कहाँ से ला पाएंगे? ये अधूरा है क्योंकि मैंने आपको यूनिट नहीं बताई। अब मैंने कहा 20 मीटर लेकर आइए, तो आप लेकर आ सकते हैं। तो यानी कि किसी चीज को मेजरमेंट के लिए, रॉड के लेंथ की मेजरमेंट के लिए किसकी मेजरमेंट करते हैं हम? किसी फिजिकल क्वांटिटी की। वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? लेंथ या डिस्टेंस। और किससे मेजर करते हैं हम? किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। और क्या जरूरत होती है हमको? एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है और एक यूनिट की जरूरत होती है। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू एन की वैल्यू क्या है? 20, और यूनिट क्या है? मीटर। ध्यान दीजिए, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 20 और यूनिट की वैल्यू हो गई मीटर। तो यानी कि किसी चीज के मेजरमेंट के लिए ऐसे ये चीजें जरूरी होती है, एनयू। अच्छा, मैं किसी से कहूँ कि रॉड लेंथ 200 सेंटीमीटर की लेकर आ, तो कौन बड़ा है? 20 मीटर बड़ा है, सपोज करते हैं 2000 सेंटीमीटर की लेकर आ। तो अभी भी हम देख रहे हैं, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है 2000 सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट में अंतर है। तो 20 मीटर है, ये 20 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। पहले ध्यान दीजिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो पहले वन देखिए, वन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट नंबर की, तो n1 लिख दिया। मीटर क्या है? यूनिट है, तो फर्स्ट की है तो u1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे 100 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, और यहाँ पर ये क्या है? यूनिट है, तो u2 लिख दिया। अब हम कह रहे हैं कि 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। यानी कि हम कह रहे हैं कि n1 u1 बराबर है किसके? n2 u2 के। यही चीज तो हम कह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिसकी यूनिट बड़ी होती है, जिसकी यूनिट बड़ी होती है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है। जैसे मीटर बड़ी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1, छोटी है। जैसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है, ये यूनिट मीटर से छोटी होती है, तो इससे एसोसिएटेड जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो बड़ी हो जाएगी। यानी n1 u1 बराबर n2। समझ रहे हैं? ये अगर बराबर है तो ही यूनिट कन्वर्जन सही हुआ है, वरना कन्वर्जन नहीं सही। मैं कहूँ कि 1 मीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के, कोई कहे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक, समझ रहे हैं? ये बेसिक चीजें हो गई किसकी? यूनिट के बारे में। अब इसी का आपको आंसर लिख देना। ओके, तो बस इसमें यही जानना होता है कि बेसिक चीजें हैं, बाकी चीजें आपको थोड़ी सी पढ़नी है और थोड़ी सी मेमोराइज करके आपको लिख के आ जाना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली है कि 2026 में ये रिपीट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मुझे लग रहा है कि रिपीट होगा ही।
तो आपको बस जो बताया वही लिखना है, और थोड़ा सा मॉडल आंसर आपको दिया ही है, और मैं अब आंसर आपको लिख कर दिखाऊंगा और हम ये करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब इस टाइप के पेज की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको यहाँ से एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एक सेकेंड, देयर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आपको व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, फिर एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम और इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। ओके, तो ज़रा सा करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि लिख कर जाएंगे, लिख कर जाएंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी आपके लिए। लिख कर जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, तभी आप कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम करने की कोशिश करते हैं इसको। एक सेकेंड, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। तो एक इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिक बॉडी क्या है, कैसे स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये एक इंट्रो देंगे आप हल्का सा, बिना हेडिंग डाले, बिना इंट्रोडक्शन हेडिंग डाले इंट्रो देंगे आप। थोड़ा बहुत इंट्रो का एक आप एक इंट्रो पे एक इंट्रो लिखा आपने 2-3 लाइन का, उस 2-3 लाइन पे ऐड ऑन लिखा। क्या लिखा, इंट्रो पर ऐड ऑन लिखा, कुछ ऐड ऑन हम नाम लेकर चलेंगे, ताकि थोड़ा सा इंट्रो बड़ा हो जाए। इंट्रो तो बस 2-3 लाइन का होगा, लेकिन उस 2-3 लाइन पे हम कुछ ऐड ऑन करेंगे, फिर हम मेन बॉडी पर आएंगे, ठीक, और फिर हम कंक्लूजन करेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन पार्ट्स में है, ये क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स में। इसमें आपको कई सारे पार्ट्स पे आंसर करने हैं, तो जो क्वेश्चन पार्ट्स में हो तो उनका आंसर करना आसानी हो जाती है, कि जो पार्ट आता है आप करिए, जो पार्ट नहीं आता नहीं करेंगे, और उसके रेस्पेक्टिवली आपको नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिट का मतलब समझाना है इसमें, फिर आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करना है एमकेएस, ईजीएस और हमको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्म क्या होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट के गुणधर्म क्या होते हैं ये आपको बताना है, ठीक। और एडवांटेजेस लिखने हैं, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ओवरऑल इन सब का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ताकि ये इंट्रोडक्शन सब में, एक ही इंट्रोडक्शन सब में कॉमन हो जाए, ये लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया, अब यहाँ से हम आंसर करना शुरू करेंगे। ओके, तो ऐसे ही हर बार बार आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही करना है। एक सेकंड, ठीक, ये एडवांटेज लिख दिया। अब आते हैं आंसर करने। ओके, तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे, तो आंसर में हम बता देंगे कि मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट पॉइंटर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन हम सोचते हैं पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए। मेजरमेंट इज फंडामेंटल टू साइंस इन जनरल, इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर। इन जनरल हम साइंस में मेजरमेंट करते हैं, और फिजिक्स में हम स्पेशली मेजरमेंट पे ही फोकस करते हैं। क्या मेजर करते हैं, वी मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, वी मेजर फिजिकल, हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। टू मेजर देम एक्यूरेटली we need numerical value and a standard, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट इज कॉल्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड, ये लिख दिया आपने, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप, ये इंट्रो हो गया आपका, ठीक, ये क्या हो गया, इंट्रो हो गया। अब इसमें आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, इंट्रो हो गया। अब इसमें ऐड ऑन में पैराग्राफ हमने चेंज किया, अ यूनिट, अब हम यूनिट को डिफाइन कर देंगे। अ यूनिट इज अ definite, a unit is a definite and standardized quantity of a physical parameter used as reference
रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। जैसे 1 मीटर का ये रॉड है, इसी का हम ले लेके घूमेंगे तो इसी से 100 मीटर बना लेंगे, इसी से 50 मीटर बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है। ये पेन ले लो फिर से मैं। ये रेफरेंस है। रेफरेंस टू मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अब आप रूलर से कोई इंच टेप है, इंची टेप लिया तो आप उससे टाइम नहीं मेजर कर सकते हैं, उससे आप उसी जैसी चीज़ मेजर कर सकते हैं। घड़ी से आप किसी चीज़ की लंबाई नहीं मेजर करेंगे, बटखरे से आप किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर यूनिट से पर्टिकुलर यूनिट ही मेजर की जाती है, ठीक। तो ये बेसिक आपका बॉडी हो गया, उसके बाद से एड ऑन हो गया। अब सीधा हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जिसमें पूछा हुआ है MKS, TGS और तो हम MKS हेडिंग डालेंगे। MKS के बारे में जो लिखा है हम लिख देंगे। MKS सिस्टम में हम लिख देंगे कि मीटर होता है। MKS सिस्टम में क्या होता है? मीटर होता है, और क्या होता है? किलोग्राम होता है। मीटर होता है, किलोग्राम होता है और सेकंड, ठीक। तो मीटर से हम क्या, डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं। ये कुछ बातें आपने लिख दी, ये कुछ बेसिक बातें आपने लिख दी, हो गया। और ये सिस्टम, दिस आप लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज द बेस, यही बेस है किसका? बेस ऑफ SI। यही जो सिस्टम है MKS सिस्टम ही जो है बेस है किसका? तो आपको यहाँ पहला MKS कर दिया आपने, उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा आप हेडिंग डाल के क्या कर सकते हैं? CGS सिस्टम कर सकते हैं। CGS सिस्टम में आपको बताना होगा कि आप सेंटीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर, फिर आप यूज करते हैं ग्राम, और क्या यूज करते हैं आप? सेकंड। अब आप फिर से बता दीजिए कि सेंटीमीटर किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए, LENGTH, लेंथ या डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं। डिस्टेंस के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? सेंटीमीटर को। और मास के लिए आप ग्राम को यूज कर रहे हैं, और टाइम के लिए आप सेकंड। और ये कहाँ पर यूज होता है ये आपको बता देना है। इट इज मेनली यूज्ड इन इन थ्योरेटिकल फिजिक्स, आपको पीछे बताया सैद्धांतिक भौतिकी में, थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड स्मॉल स्मॉल स्केल मेजरमेंट। छोटे लेवल का मेजरमेंट करना है आपको, छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे द्रव्यमान का मेजर करना है, तो वो CGS में आता है। उसी तरीके से एक सिस्टम होता है FPS, पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें हम दूरी को फुट से मेजर करते हैं, और मास को पाउंड से मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। ये अभी उतना यूज होता नहीं है, ठीक। और पूछा हुआ था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक, तो हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट के। यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट के क्या बता देना है आपको? कैरेक्टरिस्टिक बता देना। तो क्या आप बता सकते हैं? कलम वलम चेंज कर लीजिए, कुछ लिखते रहिए। और वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब सबकी लंबाई, सबका किलोग्राम ग्राम सब सेम होना चाहिए। इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल मतलब दिल्ली में आपने बनाया है तो झारखंड में भी बना सकते हैं आप। उसके बाद एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सेसिबल ही नहीं है, कोई अमीर लोग हैं, कोई स्पेशल साइंटिस्ट लोग हैं, उन्हीं को अवेलेबल है, नहीं, सबको अवेलेबल होना चाहिए। और सभी लोग एग्री करने चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सभी लोग माने। जैसे गाँव में 1 बित्ता 2 बित्ता मेजर होते हैं, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी का बित्ता बड़ा है, किसी का, समझ रहे हैं ना। और कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट कन्वीनियंट होना चाहिए। जैसे कन्वीनियंट है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, कन्वीनियंट है। ये मेजर करना क्या है? कन्वीनियंट दिख रहा है आपको ना, 1 kg से सीधा 1000 ग्राम हो गया। लेकिन जैसे अब मान लिया 1 kg में पाउंड कितना होता है, तो 2.43 कम से कम पाउंड होता है।
तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गया, डेसिमल वगैरह में आ गया, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज में होना चाहिए। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, स्टैंडर्ड यूनिट के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एसआई सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम। तो इसमें आपको बता देना ये मॉडर्न है, एसआई सिस्टम मॉडर्न है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनली की स्पेलिंग गलत हो गई, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एमकेएफ। किस पर बेस्ड है, एमकेएफ पर है। इसमें 7 इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, जरा सा लिख देते हैं आपको। लेंथ, लेंथ हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। उसके अलावा हो गया मास, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, मास। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास। मास को हम एसआई में किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, टाइम। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, टाइम। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, करंट। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, एसआई में। पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको हम किस में मेजर करते हैं, एसआई में, केल्विन में। छठी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट, ये याद, नाम याद रखना आपको, इन सातों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किस में करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। और आखिरी और सातवीं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी इसको किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में, ठीक। अब यही सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं सातों से पूरी फिजिक्स डिराइव होती है। जैसे आप कहेंगे इसमें स्पीड तो है ही नहीं, तो स्पीड देखिए, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ बताया ना, लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम एक नई क्वांटिटी निकाल ली। तो इस ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल कर आती है, इनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। एसआई सिस्टम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटी, उन सबको, उन सब की यूनिट को ये बता, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं। तो चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा सीधा मैं मॉडल आंसर पे आपको लेके चलता हूं, ठीक। बस इतना ही बताना आपको, कंक्लूजन कुछ लिख देना है और ठीक हो ही गया था। मॉडल आंसर मेजरमेंट के बारे में बताया गया, मीनिंग ऑफ यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आपको बता दिया, एमकेएस सिस्टम, पीजीएस सिस्टम बता दिया, ठीक। और उसके बाद से एसआई सिस्टम के बारे में, एडवांटेजेस क्या है एसआई सिस्टम के, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी होती है साइंटिफिक मेजरमेंट में, कम्युनिकेशन में। और ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है, मतलब 10 की पावर्स पे बेस्ड है। जैसे 10, इसका क्या मतलब है, 1 किलोग्राम बराबर 10 की पावर 3 ग्राम। तो देख रहे हैं 10 की पावर में बेस्ड एक। अब जैसे 1 ग्राम बराबर एक, जैसे मान लिया 1 किलोग्राम है, तो और छोटा मेजर करना है, तो 10 की घात 6 माइक्रोग्राम हो गया। तो अभी भी 10 की पावर में है, तो कन्वर्जन क्या हो गया, 1 केजी को ग्राम में भी कन्वर्ट करना आसान हो गया और माइक्रोग्राम में भी कन्वर्ट करना आसान हो गया। 1 केजी बराबर 10 की घात -9 नैनोग्राम, ये भी कन्वर्जन करना आसान हो गया। तो ये किस पे बेस्ड है, पावर्स ऑफ 10 पे बेस्ड है, जिससे कन्वर्जन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ओके। और ये कोहेरेंट है, सब जगह एक ही तरीके से वो यूज होता है। कोहेरेंट इसलिए है क्योंकि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके, आप डेराइव्ड क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से पूरी फिजिक्स जो है निकाली जा सकती है, ठीक। तो ये आंसर है, और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है कि ये इस बार आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।